हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संसद के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होती है और क्या अयोग्यताएं होने के कारण संसद के सदस्य हम लोग नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी, यानी कि संसद किनके निर्देशों पे काम करती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। संसद के पीठासीन अधिकारी, इसका मतलब हुआ कि संसद जो लोकसभा किनके निर्देशों से कार्य करती है, राज्यसभा किनके निर्देशों से कार्य करती है। ठीक है, तो संसद के पीठासीन अधिकारी दो तरह के होंगे। लोकसभा में जो होंगे, लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो कौन होंगे? लोकसभा अध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष और उनके अनुपस्थिति में एक पैनल तैयार किया जाता है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। तो यदि अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो तो इन्हीं पैनल में से एक सदस्य को वहाँ लोकसभा की अध्यक्षता करनी होती है। ठीक है, और लोकसभा की अध्यक्षता के लिए जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 93 में की गई है। ठीक है, उसी तरह आते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, यानी कि राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? सभापति। राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, यदि राज्यसभा उपस्थित ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं या उसका सभापतित्व करते हैं। और उनके अनुपस्थिति में लोकसभा की तरह ही वहाँ एक पैनल तैयार किया जाता है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं और उन्हीं में से किसी को वहाँ उस समय सभापतित्व करने का अवसर मिलता है। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 89 में है। ठीक है, तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में पैनल का कोई सदस्य, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 93 में है। और राज्यसभा में जो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं वो सभापति होते हैं, उनके अनुपस्थिति में उपसभापति और उनके अनुपस्थिति में पैनल का कोई सदस्य, और इसकी चर्चा 89 में है। ठीक है, चलिए अब इसको हम अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति कैसे होती है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके पहले कल का क्लास था उसमें थोड़ा सा कुछ छूट गया था, उसको आप बता देते हैं कि संसद के सदस्य के वेतन और भत्ते क्या होते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि संसद के सदस्य बनने के लिए अहर्ता क्या है, निहर्ता क्या है। अहर्ता 84 में और निहर्ता 102 में था, उसको ध्यान रखना अनुच्छेद। तो अब देखते हैं कि आज संसद सदस्य के वेतन और भत्ते क्या है, उसके बाद इसको और डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो संसद सदस्य के वेतन और भत्ते संविधान के अनुच्छेद 106 में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि संसद सदस्य का जो वेतन होता है, संसद सदस्य का वेतन और भत्ता जो होता है वो संसद के द्वारा ही तय किया जाता है ना, यानी कि संसद खुद तय करती है कि जो संसद के सदस्य हैं उनको कितना वेतन मिलेगा, कौन कौन सा भत्ता उनको मिलेगा। ठीक है, और जो अभी संसद सदस्य को पेंशन मिलता है, ठीक है, तो संविधान में यह प्रावधान नहीं था कि किसी भी संसद सदस्य को पेंशन दिया जाए, बट संसद क्या की, एक इस तरह का प्रावधान लाकर अपने सदस्यों को पेंशन देती है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, संसद सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ता प्राप्त होता है। संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, संविधान में नहीं लिखा गया है कि उन्हें पेंशन प्राप्त होगा, परंतु संसद अपने सदस्यों को पेंशन प्रदान करती है। ठीक है, और जो है संसद ने 1954 में, ठीक है, 1954 में अपने सांसदों को वेतन भत्ता पेंशन देने का जो अधिनियम बनाया था वो कब बनाया था? 1954 में। तो याद रखना है, संसद ने 1954 में वेतन पेंशन भत्ता अधिनियम बनाया। ठीक है, अब उनको कितना पेंशन, कितना वेतन, कितना भत्ता मिलता है वो देखते हैं। तो देखिए, जो सांसदों का वेतन होता है वो 70,000 होता है अभी के सिनारियो में तत्काल। देखिए, जो इधर कैबिनेट में एक बिल नहीं, उसको बोलते थे, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते, याद रखना है, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था कि जब कोरोना देश में लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। तो उस कारण क्या किया गया कि जो सांसद थे उनके वेतन और भत्तों में 30% की कटौती की गई थी। ठीक है, कितनी की? 30% की।
तो ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने के पूर्व यदि वेतन पूछा जाए तो उनका वेतन 1 लाख था पर मंथ, लेकिन यदि अध्यादेश जारी होने के बाद उनमें 30% की कटौती हो गई, यानी कि अभी के सिनारियो में, तो उनका वेतन 70,000 रुपया है, और उनको निर्वाचन क्षेत्र भत्ता यानी कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए उनको 49,000 रुपया पर मंथ और कार्यालय भत्ता 54,000 मिलता है। ठीक है, इसको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं, बस इतना याद रखिए कि उनका वेतन अभी वर्तमान में 70,000, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 49,000 और कार्यालय भत्ता 54,000 है। और इन सब के अलावा उनको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे उनको यात्रा सुविधा मिलती है। एक सांसद को 34 एयर टिकट प्रत्येक मंथ फ्री मिलता है ना, यानी कि वो 34 बार हवाई जहाज से यात्रा मुफ्त में कर सकते हैं। ठीक है, मुफ्त आवास मिलता है, टेलीफोन लगभग 1.5 लाख कॉल्स उनको प्रत्येक मंथ फ्री मिलता है। ठीक है, सॉरी प्रत्येक ईयर फ्री मिलता है लगभग 1.5 लाख कॉल। ठीक है, उनको तो मुफ्त आवास, वाहन खर्च आदि उनको मिलता है, यानी कि उनको अनेक तरह की सुविधाएं मिलती है। आवास मुफ्त मिलता है, ट्रैवलिंग के लिए पैसा मिलता है, फर्नीचर के लिए पैसा मिलता है, वाहन खर्च मिलता है, लोन उनको सस्ते दरों पे मिलता है। ठीक है, तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। ठीक है, तो ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। संसद सदस्य का वेतन और भत्ता अनुच्छेद 106 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, और उनका वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है और संसद होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद ही करती है। और इन संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते का निर्धारण जो होता है वो अधिनियम 94 में बनाया गया था। ठीक है, 1954 में बनाया गया था। ठीक है, और वेतन अभी वर्तमान स्थिति में 70,000 रुपया, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 49,000 और कार्यालय भत्ता 54,000। ठीक है, और उनको बाकी सब तो मुफ्त आवास, यात्रा सुविधा, टेलीफोन, वाहन खर्च और चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए चलिए अब देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में की गई है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो पहली बैठक के पश्चात लोकसभा सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, जब लोकसभा की पहली बैठक हो जाती है उसके बाद, लोकसभा की पहली बैठक के बाद ध्यान रखना है कि लोकसभा की पहली बैठक के बाद जितने भी लोकसभा सदस्य होते हैं उन्हीं में से लोकसभा सदस्य को चुना जाता है ना। ठीक है, ये माना जाता है कि जो सबसे वरिष्ठतम होते हैं उनको लोकसभा सदस्य चुन लिया जाता है, लेकिन अब बातें थोड़ी बदल सी गई है। बट ये ध्यान रखना है कि पहली बैठक के पश्चात ही लोकसभा सदस्य की नियुक्ति होती है। ठीक है, और लोकसभा सदस्य की नियुक्ति का जो तारीख होता है वो कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। ये बात ध्यान रखना है कि लोकसभा सदस्य की नियुक्ति की जो तारीख होती है उसको राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है, सिर्फ उसकी तारीख को निर्धारित करता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति किस तारीख को होगी, और नियुक्ति कौन करते हैं? सदस्य के द्वारा ही उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि उसके लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के तारीख की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, निर्धारित राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसका चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब एक बात आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा कि यदि पहली बैठक के पश्चात लोकसभा सदस्य की नियुक्ति होती है तो लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता होगा? ठीक है, तो जो लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। इसके बाद हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में कुछ डिटेल से बता दिया जाएगा अभी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि अब ये तो लोकसभा के चुनाव के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बारे में हो गया। अब लोकसभा अध्यक्ष के पद की समाप्ति कैसे होती है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष कैसे अपना पद समाप्त कर सकते हैं, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो सदन का सदस्य नहीं रहे, यदि लोकसभा के सदस्य, यदि लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य ही नहीं है। ठीक है, तो जब लोकसभा के सदस्य नहीं है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हो सकते। सीधी सी बात, यदि लोकसभा के अध्यक्ष की सदस्यता लोकसभा में चली जाए, कैसे चली जाए? कल के क्लास में बताया गया था कि वो कैसे लोकसभा के जो सदस्य अपना पद छोड़ सकता है, अध्यक्ष को
लेटर लिख के कि हम त्याग करना चाहते हैं या उस पर कोई लीगल एक्शन हो जाए उस तरह का, तो उसका पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, तो यदि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके सदस्यता समाप्त हो जाती है लोकसभा में, तो क्या होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रह पाएगा। ठीक है, दूसरा, उपाध्यक्ष को संबोधित हस्ताक्षर लेख द्वारा, यानी कि अब लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहता है, ठीक है, अपना पद छोड़ना चाहता है, तो कल के चैप्टर में याद कीजिए कि लोकसभा का सदस्य जो होता था यदि वो अपना पद त्यागना चाहता तो क्या करता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के नाम का वो त्याग पत्र लिखता था। ठीक है, बट यहाँ तो लोकसभा अध्यक्ष को ही अपना पद छोड़ना है, तो किसके नाम का लिखेगा, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष के नाम से जो त्यागपत्र देना होता है वो उपाध्यक्ष के नाम से देना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं या किसके नाम से अपना इस्तीफा लिखते हैं, तो किसके नाम से लिखा जाता है, उपाध्यक्ष के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि कभी कभी जो संसद के सदस्य होते हैं उनके मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष सही काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वे चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के पद को, मतलब कि जो भी आदमी उस पद पे है उसे हटा दिया जाए। ठीक है, तो कैसे हटाया जाएगा, तो यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्य विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो जितने भी सदस्य हैं उनको एक विशेष बहुमत जुटाना होता है, तभी लोकसभा के अध्यक्ष अपना पद त्याग सकते हैं। और उस विशेष बहुमत जुटाने में क्या किया जाता है कि जितने भी सदस्य चाह रहे हैं कि उनको हटाना है तो उनमें से कम 50 सदस्य को यह लिखित रूप से देना होता है कि 50 सदस्य, कम से कम 50 सदस्य को लिखित रूप से देना होता है कि हम चाहते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनको यहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है, और प्लस यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो कम से कम 14 दिन पूर्व, कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना सदन में देनी होती है कि हम लोकसभा के सदस्य, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके पद, उनके जो हैं उनके पद की हम समाप्ति चाहते हैं, है ना, उस पद की नहीं, उस व्यक्ति को हटाना चाहते हैं हम लोकसभा के अध्यक्ष के पद से। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि विशेष बहुमत द्वारा, यहाँ हम ये बात नोट कर लेना है कि सामान्य बहुमत नहीं, सामान्य बहुमत नहीं, सामान्य बहुमत मतलब जो 50% से एक ज्यादा हो गया सामान्य बहुमत हो गया। ठीक है, और लेकिन विशेष बहुमत में क्या होता है कि 2/3 सदस्य, हमेशा 2/3 सदस्य की उसमें सहमति होनी चाहिए। ठीक है, और 2/3 सदस्य की सहमति होनी चाहिए प्लस 50 सदस्यों का लिखित होना चाहिए कि हम उसको हटाना चाहते हैं, और 14 दिन पूर्व संसद में सूचना, लोकसभा में 14 दिन पूर्व ये सूचना देनी होगी कि मैं लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना चाहता हूँ। ठीक है, अब आगे इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य है उसको देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में 10 पॉइंट यदि आप लोगों ने ध्यान रखा तो लोकसभा अध्यक्ष से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से हैं। सदन की कार्यवाही के लिए नियम का निर्वहन करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है तो लोकसभा में जितने भी काम होते हैं ना, विधेयक पेश होना या किसी भी तरीका का जो भी काम लोकसभा में होता है उस सब का जो काम कैसे होगा, वो काम गलत है सही है, सब का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सदन के अंदर संविधान लोकसभा की प्रक्रिया का अंतिम व्याख्याकार है। ठीक है, मान लीजिए सदन में कोई ऐसा प्रश्न आ गया संविधान पे, यानी कि बोला गया कि संविधान में जो कुछ बातें लिखी गई है वो संसद सदस्य को, लोकसभा सदस्य को समझ में नहीं आ रही है ना, या उसके बारे में किसी को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, तो उसके बारे में जो व्याख्या करने वाला होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष संविधान के उस भाग के बारे में जो व्याख्या करेगा वह व्याख्या अंतिम होगी और वही सारे सदस्यों को मानना होगा, तो है ना। यानी कि सदन के अंदर संविधान का जो अंतिम व्याख्याकार होता है, यानी कि जो संविधान को बतलाने वाला होता है, वो कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब कोरम के अभाव में सदन का स्थगन। ठीक है, पहले एक बात समझिए, कोरम क्या होता है। कोरम होता है कि जो लोकसभा होती है इसमें जो सदन होता है
उसमें जितने भी सदस्य हैं उसका 1/10 भाग, यानी कि संसद में लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो उसका 1/10 भाग करेंगे तो लगभग 55 सदस्य होंगे। ठीक है, यानी कि जब तक सदन में 55 सदस्य कम से कम नहीं होंगे, यानी कि कोरम की पूर्ति नहीं होगी। कोरम मतलब संसद लोकसभा के सदस्यों का 1/, जितने भी सदस्य हैं कुल सदस्यों का 1/10 भाग, यानी यदि लोकसभा में कम से कम 55 मेंबर्स नहीं होंगे तो सदन को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, यानी कि उस दिन सदन में कोई भी काम नहीं होगा। बात क्लियर। कोरम मतलब कुल सदस्यों का 1/10 भाग। चलिए, बराबरी की स्थिति में मतदान, इस बात को समझना है थोड़ा ध्यान से। देखिए, होता क्या है कि संसद में लोकसभा में कोई भी विधेयक पास होता है, कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रस्तुत करने के बाद मतदान होता है। ठीक है, तो यदि मतदान उस विधेयक के पक्ष में चला गया, यानी कि ज़्यादा लोग उसके पक्ष में वोट दिए तो वो विधेयक पास हो जाता है, और यदि ज़्यादा लोग उसके विपक्ष में वोट दे दिए, यानी कि ज़्यादा लोग चाहते हैं कि वो विधेयक पास ना हो, तो विधेयक रद्द हो जाता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है, चलो हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि उस दिन जो है मतदान होना है और कोई विधेयक पास हुआ, तो मानते हैं उस दिन 500 सदस्यों ने मतदान किया है। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ लोग विपक्ष में कुछ लोग पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन उस दिन उस विधेयक पे क्या हुआ कि 250 लोगों ने उसके पक्ष में मतदान किया और 250 लोगों ने उसके विपक्ष में मतदान किया। ठीक है, तो इस स्थिति में तो उस विधेयक में ये नहीं हो पाएगा कि, है ना, कि क्या हो रहा है, उस विधेयक का कोई भी परिणाम नहीं निकल पाएगा कि उस विधेयक को पास करना है कि रद्द करना है। तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो मतदान करता है, यानी कि वो यदि मतदान पक्ष में कर दिया तो विधेयक पास हो जाएगा, यदि विपक्ष में कर दिया तो विधेयक पास नहीं होगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो सामान्य परिस्थिति में कभी भी मतदान नहीं करते हैं। सामान्य परिस्थिति मतलब यदि विधेयक पास हुआ, उसमें वोटिंग हो रहा है, तो सीधा जितने भी मेंबर हैं वो लोग वोट करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष उसमें वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन यदि जब टाई हो गया, यानी कि दोनों पक्ष में और विपक्ष में दोनों में बराबर मत पड़े हैं, उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मतदान करता है। बात क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अब इसको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक अब होती क्या है, जैसे कि कोई बिल है, ठीक है, तो उस एक बिल लोकसभा से पास हो गया सॉरी, और राज्यसभा में जाके अटक गया। ठीक है, और उस बिल को राज्यसभा में भी पास, जब तक कोई भी बिल कब तक पास नहीं होगा, जब वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति का मोहर उस पर नहीं लगता तो वो बिल पास नहीं होता है ना। तो कुछ बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में जाके अटक गया, राज्यसभा उसको पास नहीं कर रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ उस पर वोटिंग करते हैं, संयुक्त बैठक होती है, दोनों एक साथ मिलके उस बिल पे चर्चा करते हैं। तो उस स्थिति में लोकसभा के मेंबर भी और राज्यसभा के मेंबर एक जगह होते हैं, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, जब संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का समाधान। अब देखिए, कल के चैप्टर में मैंने बताया था कि 10वीं अनुसूची क्या आता है, दल बदल अधिनियम। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट 1985। इसमें क्या आता है, दल बदल, यानी कि कल मैंने बताया था दल बदल अधिनियम के बारे में कि जो क्या होता है कि एक पार्टी से चुन के दूसरे पार्टी में चलेगा, है ना। तो इस तरह के यानी कि 10वीं अनुसूची से संबंधित जो भी प्रावधान होगा उसका समाधान कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि वही बताएगा कि कौन लोग 10वीं अनुसूची का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, और उन्हीं का फैसला अंतिम फैसला होगा। बट उसमें एक बात याद रखना है कि 1992 में एक प्रावधान लाया गया कि जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे उनका जो फैसला होगा उसे सुप्रीम कोर्ट में
चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, 1992 से पहले यह प्रावधान नहीं था, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो बोल देते थे वही बात हो जाती थी कि इसने इस बात को फॉलो किया है या नहीं किया। लेकिन 1992 के बाद ऐसा प्रावधान आया कि यदि कोई सदस्य संतुष्ट नहीं है लोकसभा अध्यक्ष के फैसले से, तो क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सभी संसदीय समिति के सभापति नियुक्त करते हैं। अब देखिए, संसद में कार्य करने की अलग अलग समितियां होती है, सारी समितियों के बारे में बताया जाएगा, है ना। तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इस तरह की बहुत सारी अस्थायी समितियां होती है। तो उस सभी समिति का जो सभापति होगा, यानी कि उस समिति को हेड करने वाला होगा, उसकी नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और लोकसभा अध्यक्ष स्वयं कुछ समिति का सभापति होता है, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। तो इन तीनों समितियों का अध्यक्ष सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। इनकी समिति का कार्य मंत्रणा, नियम और सामान्य प्रयोजन समिति। ठीक है, और बाकी सभी समितियों का जो सभापति नियुक्त करता है वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अब यहाँ देखिए, वेतन एवं भत्ता संसद द्वारा तय होता है एवं संचित निधि पर भारित होता है। अब जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका वेतन, तो लोकसभा अध्यक्ष भी क्या है? संसद का सदस्य होता है। ठीक है, तो पहले ही बताए थे कि संसद के सदस्य का जो वेतन और भत्ता होता है वो कौन निर्धारित करता है? संसद स्वयं करता है। उसी तरह लोकसभा के अध्यक्ष का भी जो वेतन और भत्ता होता है वो संसद द्वारा निर्धारित होता है, और उसे भारत की संचित निधि, ये ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। भारत की संचित निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि क्या होती है, सबके बारे में बताया जाएगा। बस अभी इतना ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष की जो वेतन होता है भारत की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और वरीयता सूची मतलब वो उसका स्थान हायरार्की में कितने नंबर पे है, यानी कि जैसे कि बोला जाता है कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा पद जो है किसका है? भारत के राष्ट्रपति का है। ठीक है, उसी तरीके से यदि उसी क्रम में नीचे आया जाए तो उसी क्रम में जो उसकी वरीयता सूची में स्थान होती है वो 7वां होता है, जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समकक्ष होता है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो भी हायरार्की में 7वें स्थान पर होते हैं, और उनके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष भी 7वें स्थान पे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। संसद के कार्यवाही का वो नियम बनाते हैं कि संसद में जो भी कार्य होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर ही उन्हीं के मुताबिक होते हैं। नेक्स्ट, और जो वहाँ जो सदन होता है वहाँ संविधान का अंतिम व्याख्या का, यानी कि संविधान में कौन सी बात किस प्रकार व्याख्या करनी है उसको कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कोरम के अभाव में सदन का स्थगन, यानी कि कोरम मतलब कुल सदस्य का 1/10वां भाग यदि सदन में उपस्थित नहीं है तो सदन उस दिन स्थगित हो जाएगा। और बराबरी की स्थिति में मत, यानी कि किसी विधेयक को पास किया और उसमें वोटिंग होने पे वोटिंग क्या हो गया? दोनों पक्ष और विपक्ष में बराबर मात्रा में पड़े तो उसमें टाई ब्रेकर का काम कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करती है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अनुसार बुलाई जाती है और उसको बुलाता राष्ट्रपति है, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, विधेयक, अच्छा सॉरी एक छूट गया था, विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। देखिए, विधेयक तीन प्रकार के समझिए होती है। एक समान विधेयक होती है, एक धन विधेयक होती है, और धन विधेयक में भी वित्त विधेयक अलग होता है, धन विधेयक है तो सबके बारे में बताया जाएगा। तो कोई भी विधेयक समान विधेयक है या धन विधेयक है उसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष का ये निर्णय ही निश्चित होता है, कोई दूसरा सदस्य नहीं बोल सकता या उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने बोला है कि ये धन विधेयक नहीं है तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। ऐसा नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है वही अंतिम होगा। लोकसभा अध्यक्ष ही तय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। आगे 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का समाधान। ठीक है, 10वीं अनुसूची 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, और उसकी इस फैसले का जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कब से? 1992 से। आगे सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है, जितने भी संसदीय समिति है उसके सभापति की नियुक्ति, और खुद भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य परिजन समिति के वो अध्यक्ष होते हैं। वेतन भत्ता उसको संचित निधि द्वारा मिलती है, और उसकी वरीयता सूची में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 7वें स्थान पे होता है। ठीक है, इतने बात यदि आपने देख लिया, याद कर लिया, तो आपको जो उनकी ये होती है लोकसभा अध्यक्ष से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं जा रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अब क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है कि
पहली बैठक जो होती है उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो पहली बैठक में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो देखिए जो पहली बैठक होती है उसमें लोकसभा की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है। ठीक है, तो अब ये प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? देखिए प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? इसको सामयिक अध्यक्ष भी कहा जाता है, यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो कुछ समय के लिए लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है कि उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो लोकसभा में नए चयनित सदस्यों को शपथ दिलाना ही उसका प्रमुख कार्य होता है। यानी कि समझिए कि जो नए चयनित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए ही एक स्पीकर यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति की जाती है अल्पकालिक समय के लिए, उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो एक्चुअल अध्यक्ष होता है यानी कि जो एक्चुअल स्पीकर होता है लोकसभा का पूर्णकालीन, उसकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं, बट उसकी जो एक्चुअल अध्यक्ष होता है यानी कि जो परमानेंट स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं, परंतु प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटेम, अब देखिए जो प्रोटेम शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द प्रोटेम्पोर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोटेम बोला गया कि वो सिर्फ एक बैठक के लिए ही वो नियुक्त किया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है कि जो प्रोटेम स्पीकर है इसको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन जो पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है लोकसभा के वो शपथ नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में वो शपथ नहीं लेता है, परंतु वो जो होता है लोकसभा के सदस्य के रूप में उसे प्रोटेम स्पीकर सदस्य जो है शपथ ग्रहण करवा चुका होता है। इसी कारण वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है। ठीक है, तो समझना है कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसे राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाते हैं, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और जो प्रोटेम स्पीकर को, बट जो एक्चुअल अध्यक्ष होता है वो शपथ ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह संसद के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर चुका होता है। ठीक है, और जो प्रोटेम स्पीकर है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? संसदों को शपथ दिलाना। ठीक है, आई होप आज का क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो प्लीज़ यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से रहिए। गुड बाय, थैंक यू।